नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है directstudy.com में। ये जो आप देख सकते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, आज वीडियो नंबर 2 है। ये जो किताब है 6300 प्लस MCQs है इसमें, और किरण की किताब है, इसी का क्रैश कोर्स हम लोग कर रहे हैं। और इसमें का फर्स्ट वीडियो आ चुका था, 100 क्वेश्चन हम लोग किए थे 30 मिनट के अंदर, और आज 200 प्लस क्वेश्चन थे फर्स्ट चैप्टर में, तो उसे आज कंप्लीट करेंगे। यही वो किताब है जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत ही बेहतरीन किताब है। किरण की किताब हर कोई जानते हैं कितने बेहतरीन होते हैं, और इसमें सारे जो आप देख सकते हैं बिहार के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। एक भी ऐसे नहीं, BPSC हो गए, बिहार SSC हो गए, बिहार दरोगा का सिपाही हो गए, इसके अलावा ढेर सारे एग्जाम में, उतना ही नहीं, आप देख सकते हैं बिहार SSC से लेकर सारे इतने सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आइए आगे का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं अभी हमारा भारत का इतिहास में, प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है, जिसमें से 225 क्वेश्चन है टोटल। देख सकते हैं 225 है, जिसमें से 100 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ से 100 क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग, तो आज हम लोग करेंगे 101 से। ठीक है, 101 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बस आप लोग से इतना ही कहूँगा, शांति से जहाँ भी हैं आप, ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ईयरबड लगा के सुनते रहें, आप घर पे हैं, कहीं भी है, किसी भी जगह पे है, शांति से सिर्फ सुनते रहें, और जवाब जो दे सकते हैं कोशिश करें कि आप जवाब देते चले। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। जी हाँ, 100 नंबर क्वेश्चन कहता है, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व। ठीक है, ईस्वी पूर्व उसने किया था। आगे कहता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, वैसे मैंने इसको रिवीजन करा दिया। आइए इसके आगे करते हैं क्वेश्चन। तो देख सकते हैं 102 नंबर कहता है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी? तो मनु ने किया था। मनु स्मृति में मनु के द्वारा लिखा गया है, और आप देख सकते हैं मनु ने ही क्या किया था? वर्ण व्यवस्था लाया था। आगे देख सकते हैं कि वज्रयान संप्रदाय है बौद्धों का। वज्रयान संप्रदाय किसका है? बौद्धों का है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वज्रयान संप्रदाय बौद्धों का। इसके पहले ऑलरेडी 3 संप्रदाय के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, हीनयान, महायान करके 3 संप्रदाय था। आई थिंक आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। और एक थेरवाद था, ये सब बौद्ध का था। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बगल में ही है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ, यहाँ पे देखिए 81 में, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? तो महायान है, हीनयान है, और थेरवाद है, और दिगंबर नहीं है। तो 3 यहाँ पे हो गए थे, और एक अभी हम लोग के क्वेश्चन नंबर 103 में हमने देखा वज्रयान। ये क्या है? संप्रदाय किसका है? बौद्धों का है। तो टोटल 4 संप्रदाय हो गए। क्या क्या हो गए? वज्रयान, हीनयान, महायान और थेरवाद। तो चलिए इसको याद रखेंगे। आगे कहता है, हेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के समय में। ह से हेनसांग, ह से हर्षवर्धन, बार बार मैं बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट कहता है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल पर गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो लोथल। ठीक है, डॉकयार्ड के बारे में जब भी बोलेगा तो लोथल आपको याद रखना है, लोथल। अच्छा, इसका एक ट्रिक बताऊं, आजकल क्या करते हैं लोग, डॉग को पालते हैं घर में, तो डॉग को इतना ना खिलाते हैं, क्यों क्या होता है? लोथ हो जाता है। तो डॉकयार्ड, लोथल आपको याद रखना है। नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन कि मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक चला था? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, लेकिन बहुत काम का है। 18 दिन तक। बच्चे 21 दिन मारते हैं बहुत सारे बच्चे, 18 दिन तक कुरुक्षेत्र में लड़ाई चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि, सभी लोग जानते हैं, रामदेव बाबा के द्वारा ये बहुत प्रचलित हो गया। नेक्स्ट कहता, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम बज्जी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बज्जी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट कहता है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र है। अच्छा, पाटलिपुत्र में अशोक ने करवाया था, वैशाली वाला काला अशोक ने करवाया था, कुंडलवन में कनिष्क द्वारा कराया गया था। मैं यहाँ कुछ लिख रखा हूँ, मैं उसे समझ रहा हूँ, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ऐसे ये मैं जगह लिख रखा हूँ, कुंडलवन कहाँ है? तो ये कश्मीर में है, तो ये तो हम लोग जानते ही है। और कनिष्क जो है गांधार कला के मुझे लगता है प्रवर्तक रहे हैं, इसलिए मैं लिख रखा हूँ, कोई नहीं, आगे मैं बता दूंगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुआ था। ठीक है, राजगिरी 1 नंबर में, दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में। चारों यहाँ पे दिया गया है, इसे याद करने की कोशिश कीजिए। बौद्ध परिषद जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था? राजगिरी में, दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, अगला है कुंडलवन में हुआ था। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन था द्वितीय बौद्ध संगीति, तो कहाँ हुआ था? वैशाली में। क्लियर है? आइए आगे देखिए 110 नंबर क्वेश्चन, चौसा की लड़ाई
में शेर शाह ने किसको हराया था? तो हुमायूं को हराया था। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? हुमायूं को। अच्छा, ये चौसा कहाँ है? तो बक्सर में है। मैं सब लिख कर रखता हूँ ताकि आसानी से समझ में आए। चौसा कहाँ है? तो बक्सर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारहमिहिर थे। बारहमिहिर थे कि एक प्राचीन खगोलविद जिसको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं, जो आसमान में मतलब आकाश में स्पेस में क्या करते हैं उसके बारे में जानकारी देता है, पिंडों के बारे में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? खगोलविद यानी एस्ट्रोनॉमर थे बारहमिहिर। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? अशांति कहाँ था? तो तक्षशिला में। पूछा जाता है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो तक्षशिला में थी। गांधार कला मिश्रण थी तो मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गांधार जो कला जो मिश्रण है, क्या क्या चीज़ का था? मूर्ति कला की भारत और यूनान के शैली का मिश्रण है ये। नेक्स्ट कहता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये तो हर कोई जानता है, गौतम बुद्ध। आर्यभट्ट एक महान डैश थे, तो खगोल शास्त्री ये भी थे। आर्यभट्ट भी क्या थे? खगोल शास्त्री। अच्छा, थोड़ा देर पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था? बारहमिहिर, तो वो भी क्या थे? खगोलविद थे। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। बारहमिहिर और आर्यभट्ट दोनों क्या है? सेम ही है। अच्छा, गौतम बुद्ध के संवादों का भाषा क्या था? पाली भाषा। गौतम बुद्ध का पाली भाषा में था। ठीक है। अच्छा, प्राकृत भाषा में किसका था? तो जैन का भाषा प्राकृत था। तो पूछा भी जाता है कि जैनियों का क्यों इतना प्रचलन गाँव तक हो गया? क्योंकि वो प्राकृत भाषा में था, लोगों की भाषा प्राकृत भाषा होती थी। गौतम बुद्ध का पाली भाषा में थी। हाँ, बाद में जाके प्राकृत में भी हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट कहता है, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किया था। और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बोलिए। लॉर्ड कर्जन ने तो 1905 में यहाँ लिख दिया हूँ। 1905 में क्या किया था? बंगाल विभाजन किया था। 1905 में क्या किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था और लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया? इसे खत्म किया था। ठीक है, तो 117 नंबर क्वेश्चन तक मुझे लगता है आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गए। और भी आगे करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आइए इसे बहुत बढ़िया समझते हैं। आंसर 2 नंबर है, ए का 4। मैं टिक लगा रखा हूँ, देख सकते हैं। लोथल गुजरात में, मैं याद करा दूंगा अभी ट्रिक से। फिर कहता है रोपर पंजाब में है, राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है, और कालीबंगा राजस्थान में। तो आइए इसे ट्रिक से याद कर लेते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। एक सेकेंड, मैं इसे जरा स्टेबल कर लूँ। देखिए, लोथल को गुजरात कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, लोथ लोग जो होता है ना, रात को गुजरते समय गिर गया, रात को गुजरते समय गिर गया तो क्या हो गया? लोथ हो गया। ऐसे याद रखिए, रात को गुजरते समय गिर गया तो क्या हो गया? लोथ हो गया। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। याद हो गया? अच्छा, रोपर आराम से पंजाब याद रहेंगे। पंजाब में क्या सबसे ज्यादा खेती बाड़ी होता है ना? सबसे ज्यादा खेती बाड़ी पंजाब में करते हैं लोग, गेहूं चावल। तो रोपर कहाँ याद रखिएगा? पंजाब। रोपा जाता है वहां पे गेहूं चावल, इसीलिए। राखी गढ़ी हरियाणा। देखिए, हरियाणा में भाईचारा बहुत होता है। हरियाणा में क्या है? भाईचारा, इसलिए राखी गढ़ी, राखी बांधे जाते हैं वहाँ पे। कालीबंगा काला हो गया। बंगा जो है काला हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि राजस्थान में क्या गर्मी बहुत पड़ता है। तो कालीबंगा क्या है? राजस्थान में। ऐसे ट्रिक करके याद रखिएगा तो आसानी से दोस्त याद रहेगा। आइए, अगर ट्रिक पसंद आई है तो जरा लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है कि नहीं? तभी तो ऐसे ट्रिक्स मिलते रहेंगे। 119 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 2 क्वेश्चन सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो पढ़ते क्या? 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये सही है। 326 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से 326 साल पहले क्या सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अच्छा, अगला कहता है, आम भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, ये भी सही बात है। आइए 120 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भी मैच कराना है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है सामने सामने मैच हो जाएगा इसमें। अच्छा, ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष तक को जानते हैं, बौद्ध धर्म में ये माना गया है। ध्यान रखिए इस बात को। ब्रह्मचर्य कब से? जन्म से 25 वर्ष तक आपको ब्रह्मचर्य कर रहना है, यानी कि स्त्रियों के प्रति आपका कोई भी लालच लोभ नहीं आना चाहिए। यूं कहे एक तरह से सेक्स नहीं करना रहता है, इसमें ब्रह्मचर्य का एकदम पालन करना है 1 से 25 साल। उसके बाद कहता है गृहस्थ, जिसमें आप शादी कर लेते हैं और अपना जीवन बच्चे पैदा करते हैं और जीवन जीते हैं, तो 25 से 50 साल तक। अब वनप्रस्थ 50 से 75 साल के बीच को माना जाता है। उसका सन्यासी जीवन जीना होता है 75 से 100 साल तक। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, आसानी से याद रहेगा। आइए 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो हर कोई जानता है रावी। अब सिंधु मत मार दीजिएगा, हड़प्पा स्थल है रावी नदी के तट पर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि उसी के आसपास है, लेकिन रावी नदी तर, हड़प्पा स्थल स्पेशली रावी नदी तर है। अच्छा, भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? तो डेरियस था। डेरियस जो था पहला था। देख रहे ऑप्शन कैसा दिया है, जर्कसीज, सिकंदर, सेल्यूकस। आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्त? डेरियस, मतलब डेरियस। ठीक है, 122 तक हो गए, जल्दी जल्दी करते हैं। आइए अगला कहता है, सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता को पूजा करते थे, तो पशुपति को मानते थे। क्या है? सिंधु घाटी के लोग किसको मानते थे? पशुपति महाराज जी को मानते थे। नेक्स्ट कहता है, महात्मा बुद्ध ने
महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट कहता है कि अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो मौर्य वंश से संबंधित था। अशोक किससे था? मौर्य वंश से। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? मौर्य वंश का स्थापना किया था ना, तो उसी का तो पोता है अशोक, क्योंकि बिंदुसार उसका बेटा था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था और उसका बेटा क्या? अशोक। तो अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो मौर्य वंश से संबंधित है अशोक। नेक्स्ट कहता है पुराणों की संख्या कितना था? तो 18 था। पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। अच्छा, अगला कहता है मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? तो अगला क्या है? शुंग वंश। और मौर्य वंश से पहले नंद वंश था। अच्छा, आपने सुना होगा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? घनानंद को हरा कर क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना किया था मगध में। तो ये घनानंद किससे था? तो नंद वंश का ही घनानंद था, याद रखिएगा। और घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? मौर्य राजवंश रखा था और इसके बाद आया था शुंग वंश। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ मैं काल नंबरिंग लिखा हूं, देखो पहले नंद वंश आया 1 नंबर में, फिर 2 नंबर में मौर्य वंश, 3 में शुंग वंश, इसके बाद आया था कुषाण वंश, उसके बाद आया गुप्त वंश। तो ये सीक्वेंस आप चाहें तो अच्छे से याद कर सकते हैं। मैं एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कुषाण वंश, उसके बाद गुप्त वंश। ठीक है, तो ऐसे करके ये सीक्वेंस आप याद रखें कौन वंश कैसे आया। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? तो गेहूं की खेती के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था? गेहूं की खेती होता था। नेक्स्ट कहता है भगवान बुद्ध का जन्म स्थान क्या था? लुम्बिनी, नेपाल में, तो जानते ही हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। अच्छा हाँ, यहाँ देखिए जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे, लेकिन ये यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से है। और ऋषभ देव देगा तो आप ऋषभ देव मारिएगा, क्योंकि रियल में क्या था? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, लेकिन महावीर स्वामी उसके 24वें तीर्थकर थे और ये जो थे मतलब बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किए थे। आइए, सॉरी अभी इधर क्वेश्चन थे ही तो इसको देख लेते हैं। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। पहले भी पिछले वीडियो में हम लोग किए थे। कलिंग युद्ध से संबंधित कौन है? तो अशोक है। आप जान लीजिए ये कलिंग उड़ीसा के तरफ पड़ता है और कलिंग युद्ध में ही लाखों सैनिकों को मारने के बाद अशोक ने जब देखा, जीत तो गया, लेकिन जब देखा कि इतने लोग मर गए तो इसने क्या किया? उस समय से संन्यास ले लिया कि आज के बाद मैं क्या करूंगा? युद्ध नहीं करूंगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कलिंग किससे संबंधित है? अशोक से। गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष को ही हम लोग क्या पीपल का वृक्ष भी कहते हैं। अगला कहता है मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले बनाया था और फिर अशोक ने बनवाया था। अच्छा, भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता था? समुद्रगुप्त को जाना जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस जगह पे? मोहनजोदड़ो में मिला है। सबसे बड़ा जो विशाल स्नानागार है कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? तो सहानुभूतिशील बुद्ध से है। मतलब अजंता की गुफा में सबसे ज्यादा क्या है? सहानुभूतिशील बुद्ध से संबंधित जो है सबसे ज्यादा चित्रकलाएं हैं। नहीं, देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर स्वामी थे। तभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया ना कि 24वें महावीर स्वामी थे और संस्थापक जैन धर्म के कौन थे? तो ऋषभ देव थे, लेकिन माना महावीर स्वामी को भी जाता है क्योंकि इन्होंने प्रचार प्रसार बहुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविद में से पहला था? तो आर्यभट्ट सबसे पहले थे, बाद में महावीर वगैरह बारह मिहिर वगैरह आए थे। अगला कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव है। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव है। ये सब नॉर्मली आप याद रखें। नेक्स्ट कहता है महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो चंद्रगुप्त पहला जो था, सबसे पहले क्या था कि महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की थी। तो 1 और 2 में तो कंफ्यूजन आप नहीं होंगे, क्यों से बता देता हूं, क्योंकि देखिए पहला बार किया तो पहला यहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त पहला आंसर हो जाएगा। अच्छा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर ऊपर भी बताए थे, पार्श्वनाथ थे, ऋषभ देव इसके पहला थे और महावीर स्वामी जो थे इसके 24वें थे। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था। कनिष्क के समय में कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे तीर्थकर थे? तो सुनिए, सबसे पहले ऋषभ देव तो संस्थापक थे, लेकिन तीसरा पूछा है तो कौन थे? संभवनाथ थे। तीसरा नंबर पे संभवनाथ थे। 145 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देता है? तो गौतम बुद्ध। देखिए ध्यान रखिएगा, महावीर पहले देगा। ये सब क्वेश्चन आया ना तो हमेशा याद रखिए, पहला ऑप्शन तो जल्दी मारिएगा मत, पहला ऑप्शन हमेशा गड़बड़ देगा। आप थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा, बहुत मुश्किलें होगा कि पहला नंबर सही देगा। तो अष्टांगिक मार्ग कौन अपनाए थे? गौतम बुद्ध ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 146 नंबर।
करकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से था? तो जम्मू कश्मीर में क्या था? कंकोट राजवंश था। नहीं कहता लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो भोगवा नदी के नीचे। तो एगो इस नॉर्मल बात नहीं समझिएगा, लोथ हो गए आप तो भोगवे ना कीजिएगा जी, दुख तकलीफ आएगा ना आपको। तो इसी ट्रिक याद रखिएगा, लोथल किस नदी किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप भोगेंगे, क्योंकि आपने क्या किया है, आप लोथ है, आप कुछ काम नहीं कर रहे तो आपको भोगना पड़ेगा। आइए अगला देखिए, प्राचीन भारत में निष्क क्या था? तो स्वर्ण मुद्राएं थी। निष्क क्या था? स्वर्ण मुद्रा था दोस्त। नेक्स्ट कहता है 149 में कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए हैं, इन्हें कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो सबसे पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में, अभी ऊपर भी हम लोग देखे थे, पाटलिपुत्रा तीसरा नंबर पे और कुंडलवन में चौथा नंबर। ये कुंडलवन कश्मीर में है। राजगिरी, ठीक है, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य। तभी तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया? विजेता बना दिया था, घनानंद से को हराने का सारा ट्रिक इसको सिखाया था कौटिल्य पंडित, ठीक है। विष्णुगुप्त के नाम से भी इसको जानते हैं, कौटिल्य पंडित। चाणक्य भी इसी कौटिल्य को कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया? तो सारनाथ में किया। और धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब है एक तरह से कह सकते हैं कि आपका नहीं बता पा रहा हूँ अभी, बट कोई नहीं। धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब होता है उपदेश। हाँ, उपदेश देने को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो लोथल, गुजरात में। रात को गुजर रहा था, लोथ हो गया गिर के। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे, कई बार बता दिया हूँ। 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर स्वामी थे। आइए 154 महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम में हुआ था। ये सब तो आसान हो गया। अब महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? मतलब पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। त्रिपिटक क्या था? तो बुद्धों के उपदेशों का संग्रह को त्रिपिटक कहा जाता है, ठीक है। त्रिपिटक, बुद्धों के उपदेशों को त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कहता है गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त करना। तो कुशीनगर, बिहार में। ये कुशीनगर कहाँ है? बिहार में, वहीं पे। लुम्बिनी में जन्म लिए थे, नेपाल लुम्बिनी में, लेकिन मृत्यु हुआ कुशीनगर, बिहार में। नेक्स्ट कहता है प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यह है गुप्त वंश को, ठीक है। नेक्स्ट कहता है देखिए किसके वंश को, शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से आते हैं? गुप्त वंश के समय जाना था। संस्कृति, भारतीय संस्कृति बहुत डेवलप किया था। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्व योगदान है? तो कपिल का। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो कनिष्क ने सिल्क मार्ग जोड़ा था, जो कि चाइना और भारत से कनेक्ट हुए पश्चिम देशों तक जाता था। नेक्स्ट कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अफगानिस्तान भी था, बिहार था और कलिंग भी था। कलिंग मतलब कौन सा? उड़ीसा, ठीक है। तो 161 क्वेश्चन, मतलब 61 क्वेश्चन आज हम लोग अभी तक कर चुके हैं। 17 मिनट हो गए हैं, बट कोई नहीं, जल्दी जल्दी भी थोड़ा सा करेंगे तो कंप्लीट आज कर लेंगे हम लोग। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका था, हर कोई जानते हैं। फिर कहता है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो एथेंस में थी। ध्यान रखिएगा, वैशाली वगैरह मत मारिएगा, एथेंस में सबसे पहले था। 6ठी शताब्दी का बात है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किया गया था? इंद्र को पुरंदर कहा गया है, ठीक है। ये आसान है, याद रखें। ऋग्वेद में पुरंदर किसको कहा गया? तो इंद्र भगवान को कहा गया। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। मैं ट्रिक से भी बताया आपको। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? भीमबेटका हमेशा याद रखें रायसेन जिला एमपी में है। एमपी के रायसेन जिला में क्या है? भीमबेटका गुफा है। नेक्स्ट आता है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। ये कहीं अलग से क्वेश्चन एक मिस्टेक से प्रिंट हो गए यहाँ पे, इस सेक्टर के नहीं, सेशन के नहीं है। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये नागर शैली में स्थित है। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर कैसे है? तो नागर शैली में है। भुवनेश्वर और पुरी के नागर शैली में। तो इसका ट्रिक है, देखिए भुवनेश्वर और पुरी, ये पुरी कहाँ है? तो भुवनेश्वर में। देखिए पुरी कहाँ है? उड़ीसा में, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर कहाँ है? तो नागर में। तो पुरी कहाँ रखा जाता है? तो नागर में रखा जाता है। नागर होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें पूरी छान कर रखे जाते हैं, तो बस वही नागर समझ लीजिए। तो ये ट्रिक याद रहेंगे, पूरी, भुवनेश्वर, नागर, ठीक है। थोड़ा ऐसे लिंक जोड़ेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? तो प्रशासन के।
अशोक के जो प्रस्तर अभिलेख है वो प्रशासन से रिलेटेड थे। नेक्स्ट कहता है जोते हुए खेतों का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है। जोता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद के उदय का अधिक उपयुक्त कारण है? तो सामंतवाद। ये जो उपनिषद के उदय का जो कारण था वो सामंतवाद था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकतर मुहरे निर्मित है। तो कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरे निर्मित है तो सेल खरी से निर्मित है। क्या चीज से? सेल खरी से निर्मित है। नेक्स्ट कहता है कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? सारनाथ से। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ था? मोहनजोदड़ो से हुआ। अब मोहनजोदड़ो में ही सबसे बड़ा स्नानागार है। नेक्स्ट कहता है मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ग्रीब्रज थी। मगध का आरंभिक राजधानी क्या था? ग्रीब्रज। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? पाटलिपुत्र किया था। फिर अशोक ने भी रखा था। निम्नलिखित में कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? तो विष्णु का अवतार दधीची नहीं है, कुर्म है, परशुराम और मत्स्य, ये सभी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो लोहा। ये तो कई बार आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है कि तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। कौन करवाया था? राजराज प्रथम है। फिर कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो भद्रबाहु के द्वारा इन सभी जगह पे चंद्रगुप्त मौर्य गया था। नेक्स्ट कहता है गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान हुआ था प्राप्त? बोध गया में हुआ था दोस्त। नेक्स्ट कहता है मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र, फिर से सुनिए, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी? तो बिंबिसार को उसका बेटा मार दिया था। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था, बचपन में था ना। नेक्स्ट कहता है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो देखिए अब समझिए, एक तो हेनसांग स्मारक और पाली अनुसंधान संस्थान। तो पहले क्वेश्चन था वहाँ पे हेनसांग स्मारक दिया था, उसके बाद पाली अनुसंधान संस्थान। तो इस क्वेश्चन को जरा नेट पे आप लोग सर्च करके देखिएगा कि इसका आंसर क्या है। असल में ये दोनों आंसर दे रहे हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है। फिर कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। मैं कई बार इसका कहानी सुना दी हूँ, एक बार और पुनः बता देता हूँ, ध्यान दीजिए जरा। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, एक सेकेंड जरा देंगे मुझे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो नंद वंश के जो घनानंद था सबसे अंतिम शासक, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था चाणक्य के मदद से। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ था। फिर कहता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? तो मैडम HP बालावात्स्की की थी। असल में क्वेश्चन यहाँ का नहीं है बट प्रिंट हो गए हैं। मैडम HC बालावात्स्की ने क्या किया? थियोसॉफिकल सोसाइटी की थी। ऐसे हम लोग एनी बेसेंट का नाम जानते हैं, लेकिन इसका स्टार्टिंग करने वाली थी मैडम HP बालावात्स्की। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत भाषा है। ठीक है। अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा है। नेक्स्ट कहता है अश्वघोष ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की थी? तो सूत्रालंकार अश्वघोष ने बुक लिखा है। नेक्स्ट कहता है सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा क्या था? तो अरमाइक है। शाहबाजगढ़ी शिलालेख का भाषा क्या है? अशोक के अरमाइका है। अच्छा, शक संवत का प्रारंभ कब से हुआ? 78 ईस्वी से हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक संवत कब से हुआ? 78 ईस्वी से। अगला कहता है मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? एग्रोनोमाई कहा जाता था। ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, लेकिन एग्जाम में देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बिहार स्टेट में 2020 में पूछ दिया। बताइए कितना ये उटपटांग क्वेश्चन है, ऐसा नहीं आना चाहिए। थोड़ा अलग क्वेश्चन है। मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख का क्या कहा जाता है? एग्रोनोमाई कहा जाता है। कोई नहीं। नेक्स्ट है द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता है? तो अलवार कहा जाता है। फिर कहता है सैंधव सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए? तो हड़प्पा से। ऐसा लगता है कि उस समय के जो महिलाएं थी वो भी श्रृंगार वगैरह किया करती थी। गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/6 आंसर इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता है संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? तो तमिलनाडु से संगम युग का। नेक्स्ट कहता है प्राचीनतम वेद कौन से है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और सबसे बाद का जो वेद है वो है आप अथर्ववेद। सबसे अंत में कौन सा घटना हुई है? तो पढ़ लेते हैं क्या क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, मेगास्थनीज का भारत आगमन, अशोक की कलिंग विजय। तो अशोक का कलिंग विजय सबसे लास्ट में हुआ था, ये सही है।
नेक्स्ट देखिए, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ था, वही है 198 क्वेश्चन में। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी के पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो मगध आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जैन धर्म का 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे 23वें। सबसे पहला 1 नंबर में क्या थे? ऋषभदेव थे। इसको याद रखें। महावीर स्वामी 24वें थे। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो मलेच्छा के नाम से जाने जाते थे। हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था? तो 1950 से 52 के समय में करवाया गया था हस्तिनापुर का उत्खनन, यानी उसका खनन हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है, उसका है सूती वस्त्र, आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। किस मौर्य स्तंभ में शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो संकीसा स्तंभ में क्या है? विशाल हाथी अवस्थित है। कौन सा पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है? तो ये सब आंसर नहीं होंगे। आंसर इसके यहाँ पे लिख दिया मैंने, दिव्यवदान में, दिव्यदान करके किताब है, उसमें क्या है? बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित किया गया है। ठीक है, कुछ का आंसर नहीं इसमें सही रहते हैं तो उसको सही किया गया है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया? तो 9 शासकों का जिक्र किया गया है। नहीं कहता है, किसने तर्क दिया कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन व्यवस्था में पतन दिखता था? तो आंसर हो जाएगा RS शर्मा ने दिया था। सोचिए कितना ये टफ क्वेश्चन है, BPSC बिहार ऑडिटर परीक्षा में आया हुआ है। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं समझिएगा इसको। नेक्स्ट कहता है, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो ब्राह्मण आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता है कि महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन किसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है? कहाँ था? सारनाथ में। यह आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहता है, गौतम बुद्ध कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी? तो बिंबिसार। ये ध्यान रखिएगा, एक बार दोबारा क्वेश्चन आ गया। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो वैशाली में दिया था अपना अंतिम उपदेश। कहता है, गौतम बुद्ध का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था बचपन का नाम। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन बच गया, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। 215 नंबर कहता है, नम नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान और कहीं कहीं हेन सांग स्मारक के लिए भी दिया रहता है। तो नेट पे इसको सर्च करिएगा, ये तीसरा बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। ये भी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। अशोक के शिलालेखों की प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत भाषा सी, ये ध्यान रखिएगा। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो धौलावीरा से मिला है, ध्यान रखिएगा, धौलावीरा। नेक्स्ट कहता है कि मौर्यों के अंतर्गत भौतिक प्रकृति के प्रसार में कौन सा सहायता करता है? तो उपयुक्त सभी, व्यापारी, प्रशासक, बौद्ध साधु। इसको फिर से सुनिए, मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था? तो व्यापारी, प्रशासक और बौद्ध साधु सभी। अगर कहता है, आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो आंसर हो जाएगा एशिया माइनर। आर्या कहाँ से आते? एशिया माइनर से आते, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो प्रजापति को मिला। चोल काल में ब्राह्मणों की दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था? तो उसको कहा जाता है ब्रह्मदेव। नेक्स्ट कहता है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया? सारनाथ। ये 4-5 बार क्वेश्चन आ गया, ध्यान लीजिए। कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान के अर्थशास्त्र के अध्यापक थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला में थे। कहाँ पे थे? कौटिल्य तक्षशिला में क्या थे? अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के शिक्षक थे। अगला कहता है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? तो विंध्याचल पर्वत से कृष्ण नदी के मध्य, आंसर हो जाएगा। तो टोटल 225 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 2 कंप्लीट होते हैं। और मैंने जैसा कि कहा था कि छोटे छोटे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो तकरीबन हम लोगों ने 125 क्वेश्चन आज के वीडियो में किया है इस किताब के। और ये किताब सच में मैं इतना ही कहूँगा, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा दोस्त। बस इस किताब को आप मेरे साथ साथ कवर करते चलिए। ये दूसरा ही वीडियो है और सोच के देखिए, तकरीबन 28-30 मिनट में आज हमने 100 समथिंग क्वेश्चन किया। कल के जो है आप देख सकते हैं, इस किताब के हमने ये टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया। 225 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हम लोग। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा वो कर दूं। हाँ ठीक है, देख सकते हैं भारत के इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास 2 वीडियो में कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास 1 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 143 क्वेश्चन है, 1 वीडियो में हो जाएंगे। और आधुनिक भारत का इतिहास सबसे बड़ा टॉपिक होता है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं। 425 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन करके हम लोग करेंगे। तकरीबन 3 से 4 वीडियो आ जाएंगे, या नहीं ज़्यादा नहीं करूँगा, 3 वीडियो में कर दूंगा, क्योंकि आप लोग मुझे लगता है आधा घंटा से ज़्यादा रुक सकते हैं वीडियो में। तो कोई नहीं, तो इसको हम लोग अभी हमको इतिहास पढ़ने में हमको लग जाएगा 1 वीडियो इसमें और 3 वीडियो इसमें। तो टोटल मान के चलिए 4 वीडियो इधर लगेंगे और 1 वीडियो इसमें लग जाएंगे। 182 क्वेश्चन 1 वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। तो तकरीबन देखा जाए 4 वीडियो में हम लोग पूरा हिस्ट्री को कवर कर लेंगे इस किताब के।
और इतना क्वेश्चन काफ़ी है। और बाद में हम लोग डिटेल वीडियो करेंगे जिसमें ये जो आंसर दिए रहते हैं पूरा डिटेल में, इन चीज़ों को भी मैं दिखा दूं, जैसे पूरे डिटेल करके दिए हुए रहते हैं, इन चीज़ों को भी बाद में हम लोग अच्छे से करेंगे। तो चलिए आज का सेवा इतना ही। अगर वीडियो में चाहते हैं कि इस पूरे किताब को कंप्लीट करना है तो चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो अपलोड हो तो मिल जाए। डेली वीडियो आता रहेगा इसी तरह, आप लोग का साथ बना रहे। थैंक यू, बाय बाय।